व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी हम कब लेबल करते हैं? जब एक कपल एक साल तक एक साथ रहें और अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करें और उनको कंसेप्शन ना हो, तो तब हम कहते हैं कि देयर इज सम कॉज जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशंस, हिस्ट्री और रूल आउट करते हैं। इनफर्टिलिटी के दो कॉजेज हो सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी को रूल आउट करने के लिए हम जो वाइफ फीमेल होती हैं उनका एक प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन करते हैं। उनके ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें उनका हार्मोनल प्रोफाइल होता है जो कि पीरियड्स के सेकंड डे पे करवाया जाता है। उसके अलावा उनका अल्ट्रासाउंड होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करवाते हैं, उसमें ये देखते हैं कि यूट्रस ठीक है, उसमें कोई फाइब्राइड या उसमें कोई और एनॉमली, उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक है, ओवरीज देखते हैं उसमें कोई सिस्ट है, उसमें जो एंट्रल फॉलिकल है या जो फॉलिकल एक्टिविटी है वो एडिक्वेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम तो नहीं है। ये सारा फीमेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनके हार्मोनल टेस्ट से पता चलता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। उसके अलावा जो उनकी हिस्ट्री है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसमें उनका डाइटरी इनटेक कितना है, उनका वेट कितना है, उनका कोई हिस्ट्रिज्म, फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्नी की हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी तो नहीं है। उसके अलावा फीमेल को फैक्टर को रूल आउट करने के लिए फीमेल के ट्यूबल स्टेटस का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाज़ दफा अगर ट्यूब्स ब्लॉक हों तो भी नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ट्यूब के स्टेटस को पता करने के लिए हम दो तरह से टेस्ट करवा सकते हैं। एक टेस्ट है जिसे कहते हैं HSG, हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राफी, जिससे ट्यूबल स्टेटस का पता चलता है। दूसरा, इसके लिए हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी करवा सकते हैं, जिससे ट्यूब्स, ओवरी और यूट्रस का एक स्ट्रक्चरल अगर कोई डिफेक्ट है वो हमें पता चल जाता है। इससे, इन टेस्ट से फीमेल इनफर्टिलिटी को हम रूल आउट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मेल पे। हस्बैंड के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, सबसे पहले उनका सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। सीमेन एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटेलिटी, उसमें नॉर्मल मॉर्फोलॉजी या एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी की क्या रेशियो है। तो अगर मेल में कोई भी स्पर्म इशू या जीरो स्पर्म काउंट या ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो फिर हम मेल के हार्मोनल टेस्ट और उनके टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, देखने के लिए कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस मेल में या कोई टेस्टिकुलर पैथोलॉजी जैसे कि वेरिकोसील या कोई सिस्ट तो नहीं है यहाँ पे, उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब जब हम मेल और फीमेल की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, उनसे हमें एक प्रॉपर पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर है उनकी इनफर्टिलिटी का जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रही। उसके मुताबिक फिर हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप 1 से स्टार्ट होते हैं, ना हो फिर हम इंजेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं। उससे भी अगर कंसेप्शन ना हो देन हम IUI, इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, और अगर उससे भी कंसेप्शन ना हो देन IVF, उससे ज्यादातर लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। पर कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सिवियर डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम होता है, जैसे फीमेल में लो ओवेरियन रिजर्व, थिन एंडोमेट्रियम या रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं। मेल जैसे एजोस्पर्मिया, जिसे नील स्पर्म काउंट कहते हैं। उन कपल्स के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये फैक्टर हैं तो इनमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। इन पेशेंट्स के लिए हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। स्टेम सेल्स फीमेल की एक एवेल्युएशन के बाद नंबर ऑफ सेशन डिसाइड करते हैं कि फीमेल को कितने नंबर ऑफ सेशन रिक्वायर्ड है फॉर द ओवेरियन रिजुविनेशन। ये स्टेम सेल्स फीमेल को इंट्रा ओवेरियन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। स्टेम सेल ओवरीज में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कम करके वहाँ पे एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं, ताकि वहाँ पे ओसाइट प्रोडक्शन स्टार्ट हो, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के ओसाइट एग्स बनना शुरू हो, जिससे कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा ये स्टेम सेल्स हम इंट्रायूट्राइन भी लगाते हैं ताकि वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को भी इंक्रीज करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इनफर्टिलिटी का एक बहुत मेजर जो कॉज होता है वो थिन एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो इतनी थिन होती है कि उसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं हो पाती। तो स्टेम सेल्स उस एंडोमेट्रियल थिकनेस को भी इंक्रीज करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो। तो फीमेल में ये स्टेम सेल्स इंट्रा ओवेरियन लगाते हैं, जिसके जरिए ओवेरियन रिजुविनेशन और यूट्राइन रिजुविनेशन होती है और कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, ये स्टेम सेल्स हम मेल में इंट्राटेस्टिकुलर लगाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसीजर को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्टेम सेल्स इंट्राटेस्टिकुलर जाके वहां पे इन्फ्लेमेशन को कम करके टेस्टिकुलर स्ट्रोमा को स्टिमुलेट करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी और मोटेलिटी के स्पर्म बनना शुरू हो, जिनसे कंसेप्शन पॉसिबल हो। इसके जरिए मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अब जो पेशेंट या कपल हमारे पास आते हैं, जो चाहे मेल फैक्टर हो या फीमेल फैक्टर हो, अगर उनका कोई ऐसा मेजर एज फैक्टर या इस तरह का
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेम सेल के थ्रू वो नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं, पर अगर फीमेल एज फैक्टर हो, जैसे फीमेल 40 के करीब हो जाए, तो उसमें फिर हम रिकमेंड करते हैं कि स्टेम सेल्स के बाद वो फौरन IVF करवा लें। स्टेम सेल ट्रीटमेंट से ना सिर्फ IVF के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बल्कि नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस भी पॉसिबल हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं एजोस्पर्मिया मेल फैक्टर भी और फीमेल फैक्टर की, जिनमें लो ओवेरियन रिजर्व और निल स्पर्म काउंट होते हैं। आफ्टर स्टेम सेल ट्रीटमेंट उन्होंने नेचुरली भी कंसीव किया है और कुछ पेशेंट ने IVF के थ्रू कंसीव किया है। नजिंस्की मेडिकल सेंटर में हमारे पास ISO सर्टिफाइड बाय सेफ्टी लेवल 2 लैब है, जिसमें हम स्टेम सेल्स की प्रोसेसिंग हमारी क्वालिफाइड साइंटिस्ट करते हैं और ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो कपल जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं और डिफरेंट मल्टीपल इनफर्टिलिटी सेंटर्स और मल्टीपल प्लेसेस को विजिट कर चुके हैं, हर जगह उन्हें ये कह के नाउम्मीद किया गया है कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वो एक दफ़ा हमारा सेंटर विजिट करें, हमारी टीम से कंसल्ट करें, उनके लिए एक बेहतर सोल्यूशन पॉसिबल है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe our channel for more upcoming videos. Thank you.